गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड कॉम्पिटिटिव क्लासेज पर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग संविधान चैप्टर को पढ़ रहे थे और संविधान में पिछले वीडियो में मैंने आपको संविधान संशोधन के बारे में बताया था कि कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो एग्जाम से रिलेटेड है। और संविधान को ही कंटिन्यू करते हुए मैं नया टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स जो 101 से लेकर 395 तक अनुच्छेद है, उसमें कौन सा आर्टिकल्स यानी कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इतना अनुच्छेद किस विषय से है, या पूछ लिया जाता है कि इस विषय का चर्चा किस अनुच्छेद में है। तो हम लोग आज वही प्रमुख जो है, जो महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं प्रतिदिन आपके लिए वीडियो लाता हूं, वीडियो अपलोड करता हूं। आप भी एक काम कीजिए कि जो भी वीडियो आप देखते हैं उसको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, जो डाउट है मन में उसको आप कमेंट से करके पूछिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर कीजिए। चलिए, तो हम अपने बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। क्या लिखे हैं टॉपिक? कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। चलिए, तो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद में हम लोग देखेंगे पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद फर्स्ट। चलिए, हम बता रहे हैं आपको, आप एक बुक ले लीजिए और उस बुक से आप देखिए, समझिए कि क्या उसमें लिखा हुआ है और मैं जो बात बोला हूं वो क्या है। वो दोनों को समझिए बात को और ढंग से बेहतरीन पढ़ाई कीजिए। तो अनुच्छेद 1 कह रहा है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको अनुसूची पढ़ा चुका हूं, पहले भाग पढ़ा चुका हूं। तो मैंने भाग और अनुसूची में यही बात बोला था कि जो भी चर्चा है भाग 1 में, अनुसूची 1 में, वही चर्चा है अनुच्छेद 1 में। यानी तीनों, भाग 1, अनुच्छेद 1, अनुसूची 1, तीनों जो है वो राज्यों का संघ है। यानी देश जो है वह राज्यों का संघ है, या उसको हम कहते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद 1 में क्या है? तो अनुच्छेद 1 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र। चलिए, इसके बाद एक महत्वपूर्ण है जो है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 इसमें क्या कहता है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकता है तथा पहले अवस्थित राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन कर सकता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि भारत का एक 29वां राज्य बना था तेलंगाना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत संविधान में कोई राज्य का निर्माण होता है, राज्य के नाम में परिवर्तन होता है। तो अनुच्छेद 3 है। और जब तेलंगाना राज्य बना था नया, उस समय बहुत चर्चा में था ये क्वेश्चन एग्जाम को लेकर के, और अनुच्छेद 3 इसका आंसर था। यानी जो नया राज्य का गठन का चर्चा है, नाम परिवर्तन का चर्चा है, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 3। तो वही कह रहा है कि नए राज्य का निर्माण से है, नए राज्य का निर्माण से है। तो कौन अनुच्छेद है दोस्तों? अनुच्छेद 3। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि अनुच्छेद 5। चलिए देखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 5 क्या है? अनुच्छेद 5 इसमें कह रहा है क्या कि संविधान के प्रारंभ होने के समय, यानी जिस समय संविधान हम लोग का शुरू हुआ, संविधान लागू हुआ, तो संविधान प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति उस समय भारत में रह रहे थे, यहाँ के नागरिक होंगे। यानी जब संविधान बना उस समय भारत के लोग यहाँ थे, वो लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। जिनका जन्म भारत में हुआ हो या जिनके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो,
या संविधान के प्रारंभ के समय में भारत में रह रहे हो, वो क्या होगा, देश का नागरिक होगा। तो अनुच्छेद 5 यही कहता है कि संविधान के प्रारंभ होने के समय वो आदमी भारत में रह रहा हो या उनके माता पिता यहाँ के निवासी हों, उनका जन्म भारत में हुआ हो या उनके माता पिता यहाँ का निवासी हो, तो माने जाएंगे नागरिक भारत का। चलिए तो आगे देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट जो है अनुच्छेद हम लोग इसमें देखेंगे। कह रहा है कि 53 अनुच्छेद, सॉरी 53 तो बहुत आगे हो गया, इससे पीछे हम देख लेते हैं। कह रहा है कि एक अनुच्छेद है 17, अनुच्छेद 17 हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा कि मैं जो स्पेशल टॉपिक बताऊंगा, जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसमें भी अनुच्छेद की चर्चा होगी, लेकिन मैं यह स्पेशल वीडियो केवल अनुच्छेद के लिए लाया हूं ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में क्लियर हो सके। तो 17 में क्या कर रहा है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता कहने का मतलब क्या हुआ, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत, यानी जिसे आप कहते हैं छुआछूत, यानी छुआछूत है कि फलना जाति है मुझसे घृणा करते हैं, फलना जाति है, तो छुआछूत जो समस्या है उसको अंत किया जाए। तो छुआछूत की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो 17 में। आगे कह रहा है कि एक है 19 क्या है कि प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता। कहने का मतलब है कि जो प्रेस है उसको स्वतंत्रता दी गई है। आप देखते होंगे प्रेस किसी भी घटना स्थल पर पहुंचते हैं, वहाँ का हाल चाल लेते हैं और उसके माध्यम से कोई रिपोर्ट जारी होता है, हम लोग जानते हैं। तो वही प्रेस की स्वतंत्रता एग्जाम में आएगा, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19। चलिए फिर आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि अनुच्छेद 23 क्या है, कह रहा है कि बलात् श्रम का निषेध। यानी ध्यान दीजिएगा, एक अनुच्छेद जो है 23 और एक अनुच्छेद 24, दोनों में अंतर क्या है। तो 23 कह रहा है कि बलात् श्रम का निषेध और 24 कह रहा है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को श्रम निषेध। यानी 24 तो कह रहा है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है कोई कठिन कार्य करवाना या किसी कल कारखाने में, होटल वगैरह कहीं भी काम करवाना, ये जो है आपको निषेध है, यानी मना है, ये रोक है। और वही कह रहा है कि 23 बलात् श्रम, यानी कहने का मतलब है कि छोटा बच्चा जो है, जो चीज़ की उम्र 14 वर्ष से कम है, अगर वो कहे तो उसके मर्जी के बिना, मर्जी से भी आप उसको काम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उम्र कम है, उसको पढ़ने का उम्र है और आप उसको काम करवा रहे हैं, तो उसी का रोक के बारे में चर्चा है। यानी कुल मिलाकर 23-24 जो है बलात् श्रम, यानी बच्चों को श्रम नहीं करवाना है, मेहनत नहीं करवाना है। चलिए आगे है दोस्तों, देखिएगा। कह रहा है कि 24 के बाद बताते हैं 32, अनुच्छेद 32 जो मैं प्रमुख है वही बता रहा हूँ। वैसे अनुच्छेद बहुत है 395, लेकिन जो महत्वपूर्ण है एग्जाम भी उसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। तो अनुच्छेद 32 कह रहा है, 32 में क्या है कि 32 में कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जो न्यायालय है वो न्याय करता है अधिकार को लेकर के, कि कौन सा है जो मनुष्य, जो व्यक्ति है उसको अधिकार नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट में, न्यायालय में जा सकता है। तो कह रहा है कि अनुच्छेद 32 जो है इसके तहत संविधान उपचार करता है। क्या होता है, तो संवैधानिक उपचार होता है, इलाज होता है अधिकार का जो आपका उल्लंघन होता है। तो इसी के बारे में आपसे एग्जाम में आएगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 32। और इसको भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था संविधान का आत्मा इसे कहा था। चलिए आगे है दोस्तों, 32 के बाद कर रहा है कि 40, अनुच्छेद 40 एग्जाम में VVI है, हमेशा मैंने देखा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो 40 में क्या कह रहा है कि 40 में कहता है कि ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन
कहने का मतलब है कि जो ग्राम पंचायत होता है, जो आप देखते हैं कि मुखिया का चुनाव होता है, केवल यही एक शब्द कहा गया है कि ग्राम पंचायत का जो है वो गठन होगा। चलिए आगे कह रहा है क्या इसमें, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। 40 के बाद जो चर्चा में है वो है 45, अनुच्छेद 45 में क्या कर रहा है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है। यानी जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, उनको निःशुल्क यानी मुफ्त में, फ्री में शिक्षा व्यवस्था करानी है सरकार को। ये किसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो 45 में क्या करानी है, तो निःशुल्क क्या है, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा। ठीक है, तो याद रहेगा दोस्तों कि निःशुल्क शिक्षा किस में है, तो 45 में। आगे है कह रहा है उसके बाद कि एक 48 का क है और 51 का क है। ध्यान दीजिएगा, 48 का क और 51 का क। 48 के क कह रहा है कि पर्यावरण तथा अन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करना है। जो पर्यावरण है और जो जीव हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने की जो है जिम्मेवारी वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 48 यानी पर्यावरण से संबंधित जो मामला है वो किस में है, 48 में इसकी चर्चा है। फिर कह रहा है कि दोस्तों 51 के क, तो 51 के क है मौलिक कर्तव्य। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि एक मौलिक अधिकार होता है जिसकी चर्चा हमने बताया था आपको 12 से 35 अनुच्छेद तक था, तो उसी तरह मौलिक कर्तव्य है जिसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है, 51 के क। एक बात मैं कह दूं दोस्तों कि जो ये टॉपिक आपको लिखा हुआ मिल रहा है इसके बारे में मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। मैं अधिकार के बारे में, कर्तव्य के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में स्पेशल पढ़ाऊंगा इसके बारे में विस्तार रूप से। फिलहाल मैं अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हुए जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो अनुच्छेद को हम क्लियर करवा रहे हैं। तो दोस्तों केवल यह इतना ही जानिए कि मौलिक कर्तव्य जो है वो 51 के क में इसकी चर्चा है। उसके बाद कह रहा है क्या, 51 के क के बाद देखिएगा ये कह रहा है कि अनुच्छेद 61 है। अनुच्छेद 61 क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की एक प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलता है, महाभियोग प्रक्रिया है राष्ट्रपति को हटाने का, तो किस अनुच्छेद में है, तो इसको हम कह सकते हैं अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो दोस्तों इस बात को याद रखिएगा, अनुच्छेद 61 के बाद देखते हैं, एक छूट गया है, ध्यान दीजिएगा 50 कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है किसमें निहित होगी, तो राष्ट्रपति में। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि राष्ट्रपति देश का प्रमुख व्यक्ति होता है, उन्हीं के नाम से सभी कार्य होते हैं, लेकिन नाम मात्र होते हैं राष्ट्रपति। प्रमुख तो होते हैं देश का, लेकिन नाम मात्र, वास्तविक शक्ति होती है प्रधानमंत्री के हाथ में। तो यहाँ कहा है कि संघ की कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका की शक्ति जो होगा वो होगा राष्ट्रपति। यानी आप जानते हैं कि इनके सिग्नेचर के बिना कोई कानून नहीं बनता है। तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53 में इसकी चर्चा है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, कह रहा है 53 के बाद 64 61 देखे थे, 64 देखते हैं। 64 इंक है का हो 64। तो 64 में कह रहा है दोस्तों, अनुच्छेद 64 कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है, उसी तरह से उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का क्या होगा, पदेन अध्यक्ष होगा।
यानी उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये सब लोग जानते हैं। तो किस अनुच्छेद में उसकी चर्चा है? तो अनुच्छेद 64। तो दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि जब आपको ये बात यादें होंगी कि कौन सा बात लिखा हुआ है उसका सही जानकारी मैं जान लूं, जैसे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, सभी लोग जानते हैं। केवल एक काम इतना करना है कि उसकी चर्चा किस नंबर में है, उसकी चर्चा किस नंबर में है, तो देखना है कि 64 में है। तो ये डाटा आपको याद है, केवल ये डाटा याद कर देना है। जैसे मैंने बताया इसके पहले 61 में महाभियोग, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति है, ठीक है। आपको याद है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन साथ ही साथ ये भी याद करना है कि किस अनुच्छेद में इसका विवरण है, तो 53। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया याद करने का फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को आप लोग लागू कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 के बाद जो महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूं आपका अनुच्छेद कह रहा है, इसके बाद 74 आर्टिकल्स, यानी अनुच्छेद 74 आर्टिकल्स 74 अनुच्छेद 74 इसमें कह रहा है कि एक मंत्री परिषद होगा। सब मैं आगे बताऊंगा मंत्री परिषद क्या होता है इसके बारे में विस्तार से। एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा, और हाँ प्रधानमंत्री होगा जिसकी सहायता एवं सुझाव पर, यानी जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होंगे उसकी सहायता सुझाव पर राष्ट्रपति अपने कार्य को करेगा। बस यही एक बात लिखा गया है कि मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के सलाह पर ही कोई राष्ट्रपति कार्य करेगा। तो यहाँ प्रमुख कौन हो गया? प्रधानमंत्री देखा, और नाम मात्र राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति वही कार्य करता है जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद कहते हैं। ये 20 बात में है, तो ये बात है अनुच्छेद 74 में। चलिए याद रखिएगा, ये VVI एग्जाम भी, उस एग्जाम में मैंने देखा है पूछा है, VVI है कि जो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद होता है वो सलाह और सुझाव देता है किसको? तो राष्ट्रपति को, यानी राष्ट्रपति इसी के सलाह सुझाव से कार्य करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, एक है 75, साथ ही साथ देख लेते हैं 75। चलिए, तो 75 क्या कहता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वो प्रधानमंत्री एवं उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करते हैं। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री की मर्जी से ही कोई विभाग बढ़ता है, किसको रक्षा मंत्री, किसको शिक्षा मंत्री, किसको पर्यावरण मंत्री, किसको कपड़ा मंत्री, किसको उद्योग मंत्री, कोयला मंत्री, रेल मंत्री। तो राष्ट्रपति जो है यानी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति करेंगे किनका? तो पीएम एंड मंत्री परिषद के अन्य मंत्रियों को। चलिए दोस्तों, कितना सिंपल है कि भारत के प्रधानमंत्री एवं उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो 75। और 74 में क्या बोले थे कि राष्ट्रपति कार्य करेगा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से। तो दोनों में कितना अंतर है? ये दोनों सलाह से कार्य करेंगे राष्ट्रपति, और ये दोनों नियुक्त किए जाएंगे राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 75 में ये बात, और ये बात 74 में। उसके बाद भी अगर कुछ समझने में कठिनाई हो तो आप अपने किताब को खोलिएगा, उसमें लिखी गई बातों को देखिएगा, और हम जो बात बोले उस पर गौर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं, वादा करता हूं, हर चीज समझ में आएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि अनुच्छेद 76, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल्स 76, अनुच्छेद 76 क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा, जो भारत के प्रमुख व्यक्ति होते हैं प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति द्वारा, महानवादी की नियुक्ति होती है। महानवादी मतलब अटॉर्नी
जर्नल, जो रात का, आप जानते हैं कि केंद्र का विधि अधिकारी होता है, वो विधि अधिकारी होता है वो महानवादी, जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो केवल इतना ही जानिए, मैं सब डिटेल से बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल आप इतना ही जानिए कि अनुच्छेद 76 कहता है कि महान्यवादी की चर्चा है। महान्यवादी की चर्चा है किसमें? अनुच्छेद 76 में। आगे है दोस्तों 76 के बाद जो वीवीआई है, एक है 76 के बाद 78 क्या है थोड़ा देख लेते हैं। 78 कह रहा है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामले तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे। यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना हो समझे, यानी देश में जो घटना घट रही है उस संबंधित कोई मामले, कानून बनाना है, ऐसा कोई विधि बनाना है, तो इस सब के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना देगा कौन? तो प्रधानमंत्री एवं उसके सदस्य जो है मंत्री परिषद, ये उसी का चर्चा है कि राष्ट्रपति को सूचना दे कोई कार्य करे तो इसकी चर्चा है 78 में। आगे है दोस्तों 78 के बाद कह रहा है कि 80 क्या है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जैसे लोकसभा में सदन होता है तो यहाँ उच्च सदन है राज्यसभा, उसकी चर्चा है, उसकी गठन की चर्चा है, राज्यसभा के गठन का चर्चा है अनुच्छेद 80 में, इसी के बारे में बताया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि अनुच्छेद 89 अनुच्छेद 89 इसमें कह रहा है 89 कि राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का चर्चा है। यानी जो राज्यसभा के सभापति होंगे और उपसभापति होंगे उसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो 89। तो इस बात को याद रखिएगा कि राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का चर्चा है 89 में। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों, सभापति और उपसभापति। फिर कह रहा है क्या, एक बात छूट गया था, देखिएगा 80 के बाद 81 था। 81 जो लोकसभा का गठन है, कौन सभा? तो लोकसभा का इसमें गठन की चर्चा है। और 80 में क्या बताए थे? 80 में राज्यसभा। चलिए तो ठीक है दोस्तों, अगर कोई लिखने में मिस्टेक हो गया, छूट गया होगा तो मेरी बातों पर गौर कीजिएगा जो मैं बात बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं लिख ना पाऊँ वो बात बोलूँ, तो बात को ध्यान से सुनिएगा और बात को समझिएगा। चलिए आगे कह रहा है, फिर देखिएगा 108 क्या है दोस्तों? यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन। चलिए, यानी जो सदन का बैठक होता है लोकसभा राज्यसभा, उसमें कुछ गतिरोध पैदा हो जाए तो उस कंडीशन में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो बैठक बुलाते हैं दोनों सदनों को, यानी संयुक्त अधिवेशन। तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है। कौन बुलाता है अधिवेशन? राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा दोस्तों इस बात को कि 108 अनुच्छेद में है संयुक्त अधिवेशन की चर्चा। आगे देखते हैं दोस्तों 110 कह रहा है कि धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है। यानी जिस तरह से विधेयक होता है वित्त विधेयक, उसी तरह धन विधेयक जो है 110 में इसकी चर्चा है। तो 110 क्या है? धन विधेयक। जैसा कि मैं कहा हूँ दोस्तों, हड़बड़ी नहीं, जैसा कि मैं कहा हूँ कि जो भी बात आपको समझने में नहीं आ रही, समझ में दिक्कत हो रही है, जैसे धन विधेयक क्या है, तो मैं सबके आगे डिटेल्स के मैं बताऊंगा, मैं सब चीज़ पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ डील केवल कर रहा हूँ अनुच्छेद में, जैसा कि मैंने कहा है। तो 110 याद रखिएगा, धन विधेयक। 110 के बाद हम पढ़ते हैं, कह रहा है क्या 112, जो आप लोग सुनते हो कि बजट पेश होता है, तब प्रत्येक वर्ष
वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति संसद द्वारा समय बजट पेश किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 112 जो है वह वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाता है। यानी जो वित्तीय पेश होता है, वित्तीय यानी बजट पेश होता है, उसकी चर्चा किस में है? 112 में। तो अनुच्छेद में बजट ना करके वो क्या कहेगा? वित्तीय जो है वर्ष, इसको कहते हैं वित्तीय वर्ष। यानी वित्तीय वर्ष मतलब कि साल में एक बार पास होता है बजट, तो इसको कह सकते हैं कि बजट जो है पास होता है वो अनुच्छेद 112 में है। और इसी को कहते हैं वित्त विधेयक। कौन विधेयक? वित्त विधेयक। चलिए आगे है दोस्तों, कह रहा है 123, याद रखिएगा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 कह रहा है कि संसद का अवकाश नहीं चलने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। एग्जाम में हम कई बार मैंने क्वेश्चन को देखा है, पूछा है। यानी लोकसभा राज्यसभा का जब बैठक नहीं चलता है तो कानून बनाएगा कैसे? जब सदन की बैठक ही नहीं चलेगी तो वो लोग कानून बनाएंगे कैसे? और देश के लिए कुछ कानून बनाना जरूरी हो तो ऐसा कंडीशन में राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी करे। तो उसी का चर्चा इस अनुच्छेद में है। यानी 123 में कहता है कि राष्ट्रपति जो होगा, राष्ट्रपति वो क्या करेगा? अध्यादेश जारी करेगा। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 में। चलिए आगे देखते हैं 123 के बाद 124, अनुच्छेद 124। इसमें कहा गया है कि इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का गठन का चर्चा है। यानी देश में जो दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय है उसी का चर्चा है कि उसका गठन हुआ है। बस इतना ही जानना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय कहते हैं, इसको हम लोग जानेंगे किस अनुच्छेद में चर्चा है। तो अनुच्छेद 124 किस न्यायालय का? तो सर्वोच्च न्यायालय। चलिए तो दोस्तों 124 अनुच्छेद देख लिए। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 29 उसकी ओर। कह रहा है कि 129 अनुच्छेद क्या है? 129 अनुच्छेद तो कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय कहने का मतलब कि देश की जो भी समस्या है, अगर किसी भी राज्य में वो समस्या नहीं समाधान हो रहा है किसी न्यायालय में, तो लास्ट स्टेप कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय जो बात कहती है वो बात रिकॉर्ड किया जाता है और वही बात सभी को मानना पड़ता है। देश का सर्वोच्च है वो, तो वही है 129, यानी अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय है। न्यायालय है कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों, हम लोग 129 देख लिए। आगे बढ़ते हैं 148 में। चलिए 148 में कह रहा है क्या विशेष? तो 148 कह रहा है कि इसमें कैग क्या होता है? तो नियंत्रण एवं महालेखा प्रशिक्षक। नियंत्रण एवं महालेखा प्रशिक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है नियंत्रण एवं महालेखा प्रशिक्षक को, यानी कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसको हम लोग बोलते हैं नियंत्रक। नियंत्रक क्या बोलते हैं? नियंत्रक। ठीक ना? चलिए नियंत्रक एवं महालेखा। तो इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है 163, अनुच्छेद 163। इस पर थोड़ा आप लोग फोकस कीजिएगा कि क्या मैं बताने जा रहा हूं, इसके बारे में थोड़ा गौर कीजिएगा। राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव के लिए राज्यों में एक मंत्री परिषद एवं इसके शीर्ष पर जो मुख्यमंत्री होंगे वो राज्यपाल को स्वविवेक संबंधित कार्यों में सुझाव देंगे।
दोस्तों एक बात याद कीजिएगा, जो मैं बात बोला था कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं कोई कार्य में, तो उसी तरह से उसकी चर्चा किस अनुच्छेद में था? 74 में। उसकी चर्चा कितना में था? 74 में। और 163 में वही चर्चा आया है राजपाल, यानी राज के लिए आया है, राज के लिए। इसमें अगर हम +89 कर देते हैं तो 9 4 13, 8 7 15 1 16, यानी कुछ कुछ जगहों पर जो केंद्र की मामला है उसमें अगर 89 जोड़ दिया जाए तो वो राज्य का मामला हो जाता है। यानी जो केंद्र में जो केंद्र में जो अनुच्छेद है उसमें अगर 89 जोड़ दिया जाए तो वो राज्य का अनुच्छेद बन जाता है। वो राज्य का चर्चा उस अनुच्छेद में राज्य की चर्चा होती है, राज्य से संबंधित मामले होते हैं। तो हमने एक ट्रिक के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है। आप लोग चेक करके देखिएगा। चलिए आगे है, तो 163 क्या है कि जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति को सलाह देता था प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद, उसी तरह से 163 में हम लोग देखा कि राज्यपाल को सलाह देंगे राज्य का मंत्रिपरिषद और राज्य के जो मुख्यमंत्री होंगे वो। चलिए दोस्तों आगे है, कह रहा है क्या कि 213, ध्यान दीजिएगा 213 कह रहा है कि जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता था जब देश में सत्र नहीं चलता था संसद का, तो राज्य में जब सत्र नहीं चलेगा आपका विधानसभा का जो विधान कानून है विधान पालिका उसके बारे में कहा गया है कि राज्य के विधायिका के सत्र नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश लाएंगे। तो कौन अनुच्छेद में है? 213, यानी राज्यपाल अध्यादेश, राज्यपाल अध्यादेश जारी करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। आगे है 214 कह रहा है कि सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था है, उच्च न्यायालय होगा। दोस्तों हम लोग 124 में देखे थे कि केंद्र में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय का चर्चा है। लेकिन 214 में क्या कहता है कि सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, यानी अपना अलग अलग राज्य में उच्च न्यायालय हो सकता है, उसके बारे में चर्चा है। यानी राज्य में उच्च न्यायालय, राज्य में उच्च न्यायालय की चर्चा है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद कह रहा है कि 243, ध्यान दीजिएगा 243 में क्या कहा है कि इसमें पंचायती राज एवं नगर पालिका का गठन है। ध्यान दीजिएगा पंचायती राज एवं नगर पालिका। दोस्तों ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लोगों का कंफ्यूजन है कि सर अनुच्छेद 40 में भी पंचायत का गठन है और अनुच्छेद 243 में भी गठन है, मतलब इसका क्या हुआ? तो उसमें केवल एक यही वर्ड लिखा गया है 40 में कि संविधान का अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है, लेकिन 243 में विशेष प्रावधान है। कहने का मतलब कि इसके बारे में विस्तार से है, उसकी शक्ति क्या है, मुखिया का चुनाव होता कैसे है, उसको शक्ति कैसे प्रदान किया गया है, उसका अधिकार क्या है, उसका उत्तरदायित्व क्या है, इसके बारे में चर्चा है विशेष रूप से 243 में। चले 243 आगे है दोस्तों। कह रहा है क्या कि 248, देखिएगा 248, यानी कह रहा है इसमें कि विधि द्वारा निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां, यानी जो विधि यानी जो कानून द्वारा जो निर्माण शक्ति है उसमें 3 सूची, संघवर्ती सूची, संघ सूची और राज सूची को हटा करके एक सूची अलग बनाया गया अवशिष्ट, ठीक है। और जितने भी उसमें मामले हैं, जैसे नया नया मामला जो जुटता है उसको अवशिष्ट में रखा गया है। किसमें बोला गया है? 248 में। तो अवशिष्ट संबंधित मामले जो है अवशिष्ट 248। चलिए आगे है दोस्तों। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो देखिएगा, करा है कि 266 और 67, 266 और 267। 66 में कहा है कि संचित निधि, और इसमें आकस्मिक निधि।
कहने का मतलब कि जो आप जानते हैं कि जितने लोगों को वेतन मिलता है वो इसी निधि से मिलता है। पदाधिकारी कुछ है महत्वपूर्ण, तो उसकी इसमें यानी कहने का मतलब कि इसमें पैसा जमा होता है टैक्स के माध्यम से और उसी से पैसा दिया जाता है। तो केवल अभी इतना ही जानिए कि संचित निधि में इस जो है चर्चा है 266 में इसका, और आकस्मिक मतलब इमरजेंसी फंड होता है, कहने मतलब कि आपात की स्थिति में पैसा निकाला जाता है, उसकी चर्चा है 267 में। आगे है दोस्तों 275 कहा है कि केंद्र और राज्य 275 केंद्र और राज्य में जो पैसा का बंटवारा होता है, जो कहना मतलब कि केंद्र और राज्य जो है, सुनते होंगे कि बिहार को 200 करोड़ दिया केंद्र ने, तेलंगाना को दिया, उड़ीसा को दिया। तो केंद्र सरकार जो अनुदान के रूप में पैसे देती है राज्यों को, उसकी चर्चा है अनुच्छेद 275 में। तो केंद्र एवं राज्य का अनुदान के बारे में चर्चा है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, अगला टॉपिक जो है इसमें आगे अनुच्छेद जो है उसमें कि 280 इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की गठन करेगा। यानी कहने का मतलब है कि जो आप जानते हैं कि धन का बंटवारा करता है, कर का बंटवारा करता है वित्त आयोग, वो वित्त आयोग की चर्चा है। जो एगो अपने होता है अध्यक्ष और 4 गो अन्य सदस्य होता है। तो वित्त आयोग का गठन संबंधित मामला कितना में है दोस्तों? 280 में। इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। चलिए उसके बाद कह रहा है कि 200 उसमें 300 के क है, 300 के क, यानी 300 के क कहने का मतलब है दोस्तों कि पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन इसमें संशोधन हुआ था 44वां 1978 में। और क्या किया गया था कि इसमें जो मौलिक अधिकार था उसको हटा के क्या किया गया था, कानूनी अधिकार बनाया गया था। तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 300 के क में जो है वो मौलिक अधिकार कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। चलिए आगे है दोस्तों, फिर इसके बाद देखेंगे कह रहा है क्या कि 324 जो है वो चुनाव आयोग के बारे में है। चुनाव आयोग कहने का मतलब कि चुनाव कैसे होगा, उसका सिंबल क्या होगा, कैसे निर्देश देगा, सारी जानकारी जो है इस अनुच्छेद में दिया गया है। किसके बारे में? चुनाव आयोग के बारे में 324। फिर कह रहा है दोस्तों 331 कहने का मतलब है कि 331 अनुच्छेद कहता है कि आप सुनते हैं कि आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन, तो राष्ट्रपति जो है एंग्लो इंडियन में जरूरी के हिसाब से 2 व्यक्ति को चुनते हैं लोकसभा में, उसकी चर्चा की गई है 331 में। तो वही एंग्लो इंडियन के बारे में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसमें करा है कि 343 अनुच्छेद 343 यानी कहने का मतलब कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि एवं हिंदी होगी। यानी संघ की जो आधिकारिक भाषा होगी वो देवनागरी लिपि लिखी गई होगी, हिंदी होगी, यानी लिपि की बात गई है। तो देवनागरी लिपि के बारे में बताया गया कि हम लोग का देश का जो होगा लिपि देवनागरी होगा और किस में लिखा जाएगा? तो हिंदी में लिखा जाएगा 343 में दोस्तों। फिर इसके बाद देखते हैं जो अनुच्छेद है VVI 352, 356, 360। एक बात याद रखिएगा, 4 साल का गैप है, 52 में 4 जोड़िए और इसमें 4 जोड़िए, तो 52, 56 और 60। 52 में कहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय आपात, यानी कहने का मतलब है कि दोस्तों कि देश में जो इमरजेंसी लगता है उसकी चर्चा है 352 में। फिलहाल इतना जानिए, मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। 356 कहता है कि राष्ट्रपति शासन, यानी किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? 356 में। और 360 में जो है वो वित्तीय आपात है, वित्तीय आपात यानी जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है उसके बारे में चर्चा है दोस्तों। अब ये क्या है इसके बारे में विस्तार से हम लोग आगे देखेंगे।
चलिए, उसके बाद है दोस्तों 368 अनुच्छेद 368, यानी कह रहा है कि संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है इसकी चर्चा है, यानी संशोधन की जो चर्चा है अनुच्छेद 368 के तहत है। फिर कहा है दोस्तों कि आप जानते हैं कि एक अनुच्छेद था 370 जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य को दर्जा प्रदान किया था। तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद में चर्चा था? 370। अब तो धारा 370 हट ही गई, जम्मू कश्मीर एक जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उभरा है। अब राज्य का दर्जा खत्म हो गया, 370 धारा वहां से हट गई। लेकिन हालांकि पहले पूछ दे कि किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा थी, तो 370। फिर आगे देखते हैं दोस्तों 368 हो गया। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, फिर अगले वीडियो में मैं मिलूंगा आपसे अगले टॉपिक को लेकर के। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मैंने कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया हूं। और आप एक काम कीजिए कि जो वीडियो को मैं बनाया हूं, जो चीज़ मैं पढ़ाया हूं, उसको आप पढ़िए और एक किताब लीजिए, चाहे कोई भी किताब हो, और इसी टॉपिक को निकाल कर पढ़िए ढंग से और समझिए कि मैं क्या समझाया हूं इसके बारे में। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।